सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा एक सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, और दूसरा जो आपका रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस है। ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को अगर उठा के हम देखें ना, तो यहाँ सीओपीडी और रिस्ट्रिक्टिव में से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ज्यादातर। और अगर मैं रीनल से उठाऊं ना, तो रीनल में भी दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रीटिक सिंड्रोम और सीकेडी। तो ये जो हमारे पास हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं ना बच्चों, इनको ना आप अच्छे से किया करो। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एंगल से ये जो सीओपीडी का टॉपिक है आज इंशाल्लाह इसको ना पूरा वाइंड अप कर लेंगे। जितनी भी सीओपीडी के अंदर डिजीजेज हैं सबको इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो बच्चों, जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब हमारे पास बच्चों होती हैं दो टाइप्स की डिजीज, काइंडली यहाँ पर समझिएगा। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। क्या होती है सर? obstructive lung diseases, and on the other hand we have the restrictive lung diseases. obstructive lung diseases में बच्चों आपने याद रखना है कि सर यहाँ पर जो पेशेंट को मेन प्रॉब्लम होती है वो मेन प्रॉब्लम किस चीज में होती है? एक्सपायरेशन के अंदर। कि सर ये वाला पेशेंट जो है ये इंस्पायर तो कर लेता है चलो किसी हद तक, बट इसका जो मेन प्रॉब्लम आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट का बच्चों, वो एक्सपायरेशन में आता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसने यहाँ से एयर को क्या करना है? एक्सेल करना है, एयर को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो अगर ये एयर प्रॉपरली बाहर एक्सेल नहीं होगी जितनी अमाउंट के अंदर आपने इनहेल की थी, तो बच्चों हम फिर इसको क्या कंसीडर करेंगे? सर देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सेलेशन, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सपायरेशन ऑफ द एयर फ्रॉम लंग्स इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसको फिर हम इसलिए क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जिसमें आपके पास एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है। बच्चों, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आपने याद रखना है कि डोमिनेंटली आपके पास क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी मेनली इंस्पायरेशन के अंदर। द मेन प्रॉब्लम इज इंस्पायरेशन, कि यहाँ पर ना पेशेंट बेचारा उससे इंस्पायरेशन नहीं हो रही होगी, जो एयर है ना वो अपने लंग्स में लेके नहीं जा रहा होगा। अब उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज उसके कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ऊपर, ठीक है, या दूसरे नंबर जो उसके रिस्पायरेटरी मसल्स हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर रिस्पायरेटरी मसल्स वो भी अगर प्रॉपरली काम ना करें तो क्या हो सकती है? अब हमारे पास सर एक्सपेंशन नहीं होगी आपके चेस्ट कैविटी, और अगर चेस्ट कैविटी की एक्सपेंशन नहीं होगी तो आप एयर को इनहेल नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था ना उसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसी तरह बच्चों, अगर पेशेंट के मसल्स काम ना करेंगे, रिस्पायरेटरी मसल, या फिर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाता हूँ, जो न्यूरॉन्स हैं, जिन न्यूरॉन्स ने क्या करना है? आपके इन मसल्स को इनर्वेशन देनी होती है, और इनर्वेशन के बाद ये मसल आपके इनर्वेट होके क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की ये वाली जो रिस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाए तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? इंस्पायरेशन नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बच्चों इंजरी है तो वो भी क्या नहीं कर पाएगा? इंस्पायरेशन नहीं कर पाएगा। अगर किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हुई है, ट्यूमर हुआ है, और उस पार्ट के अंदर हुई है जहां पर रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट था, तो बच्चों स्टिल पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा? इंस्पायर नहीं कर पाएगा। तो अगर इंस्पायरेशन में सर प्रॉब्लम आएगी, जिसके बहुत सारे कॉजेज में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके अपने टॉपिक के अंदर। तो अगर इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो इंस्पायरेट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अगर आपको मेनली एक्सपायरेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो बच्चों वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी। तो सर अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो वो किस रीजन से आ सकती है? अगर लेट्स सपोज हम यहाँ से एक ब्रोंक्यूल को देखते हैं और इसको हम कहते हैं जूम आउट। तो ये हमने इस एक ब्रोंक्यूल को क्या किया? जूम आउट किया है। बच्चों, आप सबको पता है कि जो हमारे पास एक ब्रोंक्यूल है, ये मैंने ब्रोंक्यूल की ना वॉल ड्रा की है। इसके अंदर हमारे पास होती है तीन टाइप्स की लेयर्स। सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोजल लाइनिंग, नंबर टू पे होती है सब म्यूकोजल लाइनिंग, सब म्यूकोजल लेयर, और सबसे लास्ट पे होती है मस्कुलर लेयर। वैसे तो इनकी और भी आगे मतलब के सब टाइप्स भी होती हैं, बट मेनली आपने याद रखना है जो मेरा म्यूकोजा है, जो मेरे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, इन ब्रोंक्यूल्स की अगर हम वॉल्स की बात करें तो उसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोजल लेयर, उसके बाद फिर क्या होती है? सब म्यूकोजल लेयर। और आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी है आपकी? वो है सब म्यूकोजल लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर बच्चों कौन सी होगी? वो है सब म्यूकोजल लेयर। वाई सब म्यूकोजल लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रोंक्यूल्स? बच्चों याद रखिएगा, सब म्यूकोजल लेयर के अंदर नंबर वन पे है म्यूकोजल, सब म्यूकोजल एंड द मस्कुलर। बच्चों सब म्यूकोजल लेयर के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स।
और इन्हीं ग्लैंड्स ने क्या करना होता है, म्यूकोजल सेक्रीशंस करनी होती है। तो अगर किसी भी पेशेंट के अंदर इस सब म्यूकोजल लेयर में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर उस पेशेंट के अंदर ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस की सिम्टम्स आती हैं। तो ये 3 लेयर्स आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखना है। आज हमने सारी इन लेयर से रिलेटेड ही बातें करनी है, किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन होगी, किस तरह उसका स्टार्टअप होगा, वो सारी इंशाल्लाह बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया होना चाहिए था यहाँ पर जरूर कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में सर क्या और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज दोनों में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मेन चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब आगे आते हैं कि सर जो हमारे पास ये जो हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसके अंदर हम कौन सी चीजों को जज आउट करते हैं। या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, देखो ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आपकी एयर के अंदर, तो अगर आपकी एयर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जाहिर बात है जो आपके लंग्स के वॉल्यूम्स है बच्चों वो भी चेंज होंगे। तो अगर मेरे लंग्स के वॉल्यूम चेंज होंगे तो जो हम पेशेंट की स्पायरोमेट्री करते हैं, जो उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं बच्चों, वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो आपके पास सीओपीडी के अंदर या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है ना, वो इन्हीं लंग वॉल्यूम्स का होता है कि कौन से लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से डिक्रीज हो रहे हैं, और वो किस तरह हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन में प्रॉब्लम ये है कि सर हमारी जो एयर है वो एयर प्रॉपरली एक्सेल नहीं हो रही। अगर वो प्रॉपरली एक्सेल नहीं होगी तो आपके लंग्स के अंदर जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। जब लंग्स में एयर ट्रैप होगी तो उसकी वजह से एक तो आपके लंग्स एक्सपेंशन हो जाएगी, फिर ये होगा कि आप प्रॉपरली इंस्पायर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लंग्स वॉल्यूम्स को, दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो सर ये जो मेरे लंग्स वॉल्यूम्स हैं ये किस तरह वेरी करते हैं, जरा काइंडली ये बताइएगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो, तो अगर आपके एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जो कि मेन प्रॉब्लम है किसके अंदर, सीओपीडी के अंदर या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर। बच्चों अगर एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको ये कह रहे हैं कि सर जो आपका FEV1 है ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। अब ना अक्सर जो स्टूडेंट्स है ना वो सुपरफिशियली चीजों को देखते हैं। काइंडली जो आपकी फर्स्ट एड की बुक है इसके एक वर्ड को भी आपने वो क्या कहते हैं बर्ड आई व्यू, या जो एक सरसरी नजर, यहाँ जो हम कहते हैं कि ऊपर ऊपर से देख लेना, ऐसा नहीं करना। इसके एक एक वर्ड के पीछे बच्चों पूरी पूरी कहानी होती है। तो हर वर्ड को आपने अच्छे से इसको मतलब एनालाइज करना है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। अगर आप इन 2 वर्ड्स के ऊपर डिफरेंस देखो ना, थोड़ा सा नोटिस करो, FEV1 और FVC। अब आपको ना कोई अगर एक बंदा जनरली देखेगा ना तो उसने तो कहना यार मतलब FEV1 भी कम हो रहा है और FVC भी कम हो रहा है, मतलब दोनों के साथ एरो लगे हो ना, और वो ये बता रहे हैं एरो कि FEV1 भी कम है और आपके पास जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट नोटिस करेगा कि नो नो सर देयर इज समथिंग एल्स, समथिंग एल्स इज दैट कि जो FEV1 है इट डिक्रीज मोर देन द FVC। कि जो आपका FEV1 है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज होती है, क्या ये बला है, ये ज्यादा कम होता है FVC से। दोनों कम हो रहे हैं लेकिन FVC ज्यादा कम होता है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा जो इन दोनों की रेशियो होती है, मैं अभी सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से रीड कर ले। जो इन दोनों की रेशियो है FEV1 और FVC, ये रेशियो हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। अब जब ये दोनों वॉल्यूम्स हमारे पास डिक्रीज होंगे, आप एयर को प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर जो एयर है बच्चों वो ट्रैप हो जाएगी। तो वो लिख रहे हैं एयर ट्रैपिंग इन द लंग्स, कि आपके लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। जब आपके लंग्स के अंदर एयर ट्रैप होगी बच्चों, तो जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, जो आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है बच्चों वो भी इंक्रीज होगी। काइंडली काइंडली ये वाले 3 वॉल्यूम्स को ना भूलिएगा। ये तीनों वॉल्यूम्स जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये इंक्रीज होती है। वैसे देखो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमने कहा था सर कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है 1200 ml ही रहता है। लेकिन जब आप एयर को अपने लंग्स में ट्रैप कर लोगे ना बच्चों, तो जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा सर जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, जो कि सम अप था किन चीजों का, रेजिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, दोनों का सम अप था आपका FRC। तो अगर अब आपके पास एक्सपायरेशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कि एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो बच्चों आपका FRC भी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था कि सर जो कैपेसिटी होती है,
कैपेसिटी इज द सम ऑफ टू वॉल्यूम्स और मोर देन टू वॉल्यूम्स। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द सम ऑफ टू वॉल्यूम्स। वो दो वॉल्यूम्स कौन से थे? एक तो सर रेजिडुअल वॉल्यूम था, आपको याद है ना, सारे हमने डिस्कस किए थे। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपके लंग्स वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फिजियो में आपको ये बात बताई थी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बच्चों इज द सम ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1500 ml, और आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 2500 ml हो गया। तो अगर आप दोनों का सम अप कर लो तो ये कितना बन गया? अराउंड 4000 ml बन गया। तो इस पेशेंट की जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है? हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। और कितना इंक्रीज हो चुकी है बच्चों? अराउंड 4000 ml है। नॉर्मली इतनी नहीं होती थी, ठीक है, नॉर्मली 3300 तो या 3000 तक आती थी, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, एयर बाहर नहीं जा रही लंग से। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बच्चों ये तीनों वॉल्यूम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है। पता नहीं यार ये कितनी दफा कंसेप्ट पूछा गया है यूवर्ल्ड के अंदर, आपको इतनी दफा ये एरो क्वेश्चंस के अंदर, मतलब एरो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं यूवर्ल्ड के अंदर, उससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि हाँ भाई पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर जो आरवी है, जो एफआरसी है, जो टीएलसी है, इनके ऊपर क्या वेरिएशन आएगी? तो वो वेरिएशन ऐसे ही आएगी कि हमारे पास जो तीनों वॉल्यूम्स है ये इंक्रीज हो जाते हैं। अब सर इंक्रीज क्यों हो रहे हैं बच्चों? इंक्रीज मैंने आपको एक रीजन तो बता दिया कि हमारे पास जो एयर है वो ट्रैप हो रही है आपके लंग्स के अंदर। दूसरा रीजन उन्होंने ये लिखा है, ड्यू टू द प्री मेच्योर एयर क्लोयर एट हाई लंग्स वॉल्यूम, कि जब हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो जो आपके एलोविलाई है वो क्या करते हैं? ऊपर से कोलैप्स हो जाते हैं। मैं भी आपको ये कोलैप्स इनको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह जो प्री मेच्योर एलोविलाई वो कैसे कोलैप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर बच्चों कौन कौन सी डिजीजेस आती है ये काइंडली मेक श्योर करें। जो आपके पास ट्रू सीओपीडी है ना, या जो ट्रू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हैं बच्चों, वो आपके पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द एम्फीसीमा। अगर कहीं पर वर्ड यूज किया जाए ट्रू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, तो उसमें आपने क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा को कंसीडर करना है। लेकिन अगर कहीं पर वर्ड यूज किया जाता है सिंपल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, तो फिर हम उसमें एस्थमा को भी कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसमें हम सबसे डेंजरस कंडीशन ब्रोंकी एक्टेसिस को भी कंसीडर करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस टोटल कितनी है बच्चों? चार: क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एस्थमा और ब्रोंकिएक्टेसिस। ट्रू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इनमें से कौन सी हैं जो वाकया ही, जिसमें मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होती हैं, वो आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा है। ये दोनों, क्योंकि जो एनआरई के एमसीक्यूज होते हैं ना, उनके अंदर इसी तरह की वर्ड की मतलब चेंजेस की जाती हैं। तो आपने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने ट्रू का वर्ड यूज किया है या उन्होंने मतलब कि जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का वर्ड यूज किया है। तो अगर ट्रू का वर्ड है तो भाई दो ही आएंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। और अगर टोटली लिखा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज तो उसमें एस्थमा भी आता है, उसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर? याद रखनी है। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपने अक्सर सुना होगा ना कि यार इसके ना पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करो, इसके पीएफटी कराओ। सुना होगा आपने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, इसके पल्मोनी फंक्शन टेस्ट कराओ, इसके एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट कराओ, इसके आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट कराओ, इसके टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लो। तो बच्चों जो हम पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं ना, उसके अंदर हम यही चीज देखते हैं। क्या सर? हम उस पेशेंट का देखते हैं FEV1, FEV1, V1 एंड FVC। अब ये बच्चों है क्या? जो हमारे पास FEV1 और जो FVC है, FEV1 का मतलब होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अब अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, वो सिर्फ FVC उन्होंने याद रखा होता है बच्चों। ये पूरा वर्ड FEV1, FEV1 है, ये 1 को याद रखना है, क्योंकि इसको जो मेन इसका मतलब है ना, आपके पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, वो हमने 1 सेकंड के अंदर देखना होता है। लेट्स सपोज मैं डॉक्टर जरियाब को कहता हूँ, डॉक्टर जरियाब आप ना फोर्सफुली इंस्पायर करो, मतलब जितनी भी एयर को आप अपने लंग्स में लेके जा सकते हो आप लंग्स के अंदर लेके जाओ। जब डॉक्टर साहब अपने लंग्स में एयर ले जाएंगे ना सारी, उसके बाद मैं क्या कहूंगा, डॉक्टर साहब आपने ना फोर्सफुली एक्सपायर करना है। क्या कहूंगा डॉक्टर साहब? जैसे इंस्पायर किया, उसके बाद फोर्सफुली मैंने क्या करना है? एक्सपायर करना है। तो जब मैं फोर्सफुली एक्सपायर करूंगा ना,
तो जो पहले सेकंड के अंदर जितना भी एयर प्रेशर क्रिएट होता है, जितनी भी एयर बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं FeV1। आप सब एक दफा ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो ताकि आपको ये पल्मोनी फंक्शन या पीएफटी टेस्ट ना भूलें कि जितनी भी एयर मैं क्या करता हूँ जब एक्सपायर करता हूँ ना फोर्सफुली, तो जो पहले सेकंड के अंदर जितनी मैं एयर को बाहर निकालता हूँ वो मेरे पास FeV1 होती है। और इसके अलावा 1 सेकंड से लेके मतलब कि 5 सेकंड तक जो आपकी पूरा पूरा ड्यूरेशन है ना एक्सपायरेशन का, जो टोटल एयर आप बाहर निकालते हो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो 1 सेकंड में डॉक्टर सर आप जो आपने एयर बाहर निकाली है वो मेरे पास FeV1 होती है, और जो आप टोटल बाहर निकालोगे जितनी भी एयर बाहर निकालो चाहे वो 4 सेकंड में या 5 सेकंड में, उसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और वो टोटल अमाउंट ऑफ द एयर है दैट यू एक्सपायर। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो टोटली हमारे पास नॉर्मली FeV1 होती है ये अराउंड 4 लीटर होती है, और जो हमारे पास FeVC होती है टोटल ये अराउंड 5 लीटर होती है। ठीक है। अब जब मैं इसको 4 लीटर को अंदर रखता हूँ और मैं 5 लीटर पे इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास? 5 8 40। तो काइंडली देखिएगा इधर, FeV1 और FeVC की जो रेशियो आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है? 0.8। और इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों FeV1 बटा FVC, इसकी जो मेरे पास रेंज नॉर्मल आ रही है वो कितनी है? 80% आ रही है। तो डॉक्टर जरा आप जो आपका FeV1 जो भी हमने आपका पल्मोनी फंक्शन टेस्ट किया है ना, उसका जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो कितना है? वो है सर 80%। मतलब कि आपने 80% एयर को बाहर निकाला अपने लंग्स में से, 20% आपने रखी हुई है अभी भी। तो ये होती है नॉर्मल FeV1 और नॉर्मल FVC। मतलब आपका पल्मोनी फंक्शन टेस्ट जो है ना वो नॉर्मली 80% होते हैं। 80% एयर आपने अपने लंग से निकालनी होती है। अब अगर किसी भी पेशेंट के अंदर, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि सर जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के पेशेंट हैं, कौन से? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के जो पेशेंट हैं जिनके अंदर आपने मुझे खुद बताना है, जिनमें FeVC हमने क्या लिखा ऊपर सर? FVC 2 टाइम मोर डिक्रीज, ये 2 टाइम ज्यादा कम होता है, और जो आपके पास FVC है वो 1 टाइम डिक्रीज होता है। 2 टाइम्स को डिक्रीज करके हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने कितना लिया था FeV1 नॉर्मली 4 लीटर, तो मैं इसको 2 टाइम डिक्रीज करके मैं इसको लिखता हूँ 2। और इसी तरह मेरे पास 5 लीटर है ना FVC, तो मैं इसको कम करके कितना लिखता हूँ बच्चों? 4 लिखता हूँ। तो अगर इसकी मैं रेंज निकालता हूँ एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट के जिसके आपने पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करवाए, तो हमारे पास क्या रेंज आती है? देखिएगा, 2 को अंदर रखा, 4 पे किया, 4 5 20 आ गया। ठीक है जी। तो 0.5 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही बच्चों? 50%। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की वजह से जो आपका FeV1 और आपकी FVC की जो नॉर्मल रेशियो 80% थी, वो रेशियो 80% से कम आती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर। और वो कितनी आ सकती है? वो 50 आ सकती है, 60 आ सकती है, वो 70 आ सकती है। और ऐसा क्यों है? ऐसा सर इसलिए है, सॉरी, कि जो आपकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो आपने, क्योंकि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट को क्या मसला है? उसको मसला है कि सर वो एयर को एक्सपायर नहीं कर रहा। तो अगर वो एक्सपायर नहीं करेगा तो उसकी FeV1 क्या होगी? कम होगी। जो उसकी FVC है वो भी कम होगी। लेकिन पहले सेकंड के अंदर जितनी ज्यादा उसने एयर बाहर निकालनी चाहिए थी वो ज्यादा कम है, इसलिए हमने 2 टाइम डिक्रीज FeV1 लिखा है, और 1 टाइम हमने FVC लिखा, क्योंकि मतलब कि एट द एंड काफी हद तक ना वो पेशेंट क्या करता है, एयर को चले वो आहिस्ता निकाल लेता है, बट वो मतलब के मतलब काफी ज्यादा एयर को निकाल लेता है। टोटल नहीं, लेकिन काफी एयर को वो स्टिल निकाल लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो FVC है ज्यादा कम नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो पहला कंसेप्ट याद रखना है वो ये, नॉर्मली पल्मोनी फंक्शन टेस्ट की वैल्यू कितनी है सर? 80%। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट की कितनी वैल्यू आएगी? ये 80% से कम आती है। यही बात तो बच्चों उन्होंने यहाँ पर लिखी है। इफ यू नोटिस, ये देखो FeV1 और FVC की रेशियो उन्होंने क्या लिखी है? डिक्रीज होती है। और कैसे डिक्रीज हो रही है मैंने यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करके दे दी है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स हैं ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं।
और चूंकि FeV1 का जो फैक्टर होता है वो ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए जो इसकी रेशियो वो कम हो रही है। ये था बच्चों कैलकुलेटेड मेथड। अब वो वाला मेथड जो आपने याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा MCQ सॉल्व करने के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों मैथ का असूल है कि हमने जब भी रेशियो को देखना होता है ना, तो ज्यादातर हम आपके नोमिनेटर को देखते हैं। ठीक है, अगर किसी का नोमिनेटर कम हो रहा है, लेट्स वो देखो यहाँ पर COPD वाले का चलो कर लेते हैं, 2 एरो ऊपर है, 1 एरो नीचे है। लेट्स सपोज मैं इस एरो को ना इस एरो से काट देता हूँ, तो मेरे पास एक ही एरो बच गया ऊपर वाला, कि मतलब कि FeV1 मेरे पास बच रहा है। तो बच्चों इसकी जो रेशियो आएगी, हमेशा मैंने कहा था रेशियो डिपेंड कर रही है ज्यादातर आपके नोमिनेटर के ऊपर, क्योंकि इसका नोमिनेटर कम है तो जो इसकी रेशियो आएगी वो भी हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसी तरह अगर किसी पेशेंट के अंदर FeVC इंक्रीज आता है, तो बच्चों उसकी रेशियो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, और आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि अगर नोमिनेटर कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास नोमिनेटर, तो अगर नोमिनेटर मेरे पास कम हो रहा है, रेशियो कम होगी। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो स्टिल जो रेशियो होती है वो हमारे पास कम होती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैथ का असूल रहता है, लेकिन हमने मैथ से कुछ ज्यादा कुछ लेना तो नहीं है, आपने यही चीज यहाँ पर याद रखनी। ठीक, अभी तक सर हमें समझ आ गई है कि जो पल्मोनी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट के अंदर कम आते हैं। क्यों कम आते हैं ये भी हमने चीज देख ली है, क्योंकि उनमें एक्सपायरेशन की प्रॉब्लम होती है। और FeV1 और FVC में से ज्यादा कम कौन होती है सर, पहले सेकंड के अंदर जो उन्होंने एयर बाहर निकाली होती है वो ज्यादा कम होती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेकिन बाद में वो फोर्स लगाकर, मैकेनिकल मतलब के फोर्स लगाकर वो काफी हद तक एयर को क्या कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। बट एट द एंड ये भी जो पेशेंट होते हैं ना, जब इनके रिस्पायरेटरी मसल्स फटीग हो जाते हैं ना, तो उनसे एक्सपायरेशन फिर भी नहीं, फिर उनसे ज्यादा मतलब कि जो एक्सपायरेशन है वो नहीं होती, फिर उनको हाइपर कैपनिया हो जाता है, सीवियर हाइपर कैपनिया हो जाता है। ठीक है, और फिर वो पेशेंट आपके पास किसके साथ आते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी बातें हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक आपको पल्मोनी फंक्शन टेस्ट, FeV1, FVC का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों आपकी जो सबसे जो ट्रू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, जिनको हम COPD कहते हैं। तो बच्चों आपकी COPD के अंदर या क्रोनिक लंग डिजीजेज के अंदर ना दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन कौन सी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को याद रखिएगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, COPD का पार्ट है, और COPD किसका पार्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पार्ट है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द अदर वन इज द एम्फीसीमा। ये दो बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपको पहले बताता क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं। ऑफन ड्यू टू द तंबाकू यूज। बच्चों जितनी भी आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हो रही हैं, इनका जो पहला कॉज होता है ना वो हमारे पास स्मोकिंग, तंबाकू यूज होता है। काइंडली ये चीज याद रखिएगा, इसके साथ स्मोकिंग भी लिखें कि जो आपको COPD की डिजीज हो रही है ना, चाहे वो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, चाहे वो आपको एम्फीसीमा हो रहा है, इन दोनों का जो मेन रिस्क फैक्टर होता है ना वो स्मोकिंग होती है। मेन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, इसको काइंडली यहाँ पर लिख लीजिए। स्मोकिंग की वजह से आपको ये दोनों कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा सर और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको COPD का आज करवा सकते हैं। सर हमारे पास हो सकते हैं प्लूटेंट्स। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो जहाँ यहाँ पर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पर कंटिन्यूसली आपका एक्सपोजर हो रहा है प्लूटेंट से, तो वो प्लूटेंट्स आपके लंग्स के अंदर जाएंगे और फिर लंग्स के अंदर जाके क्या करवा सकते हैं, COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज वो काज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर अगर कोई इलर्जन हो, पोलन ग्रेन्स हो गए, कोई आपके पास मतलब के परफ्यूम के साथ बार बार एक्सपोजर हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल से जो कि बंदे का बार बार एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से बार बार एक्सपोजर की वजह से क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकती है उस पेशेंट के अंदर। तो ये आपने यहाँ पर इसको हाइडिंग देनी है रिस्क फैक्टर्स की। बच्चे जब आप किसी भी टॉपिक को इस तरह हाइडिंग के साथ याद, मैंने कल वाला जो टेस्ट लेने का ना मेन मकसद ही ये था कि यार एटलीस्ट आपको जो टॉपिक है ना वो याद रखने का तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, उस कंडीशन को डिफाइन करना होता है कि जैसे लेट्स सपोज COPD, मैं इसको डिफाइन क्या करूंगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है जिसके अंदर जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं वो कम होते हैं। फिर मैंने इसका नेक्स्ट क्या लिखना है, मैंने इसके रिस्क फैक्टर्स लिखने। तो यहाँ पर आपने रिस्क फैक्टर क्या क्या याद रखना है, स्मोकिंग, तंबाकू, प्लूटेंट्स एंड द इलर्जेंस। जब आप रिस्क फैक्टर लिख लो फिर हम उस कंडीशन की लिखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि वो कंडीशन डेवलप कैसे हुई है।
जब आप उसको डेवलपमेंट देख लेते हो फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, फिर हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि यार उस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन से आप लिखते हो। डायग्नोज करने के बाद हम देखते हैं कि हमने उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। तो ये जो मेडिसिन के अंदर ये 4-5 जो हाइडिंग्स हैं, ये कांडी याद रखिएगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को लिखना है और आपको इसी तरीके से चीजें याद भी रहेंगी। आपने कोई भी चीज को मतलब कि जब सुनाना हो ना, तो आपने 5 फैक्टर ये अपने माइंड के अंदर रखें। अच्छा, पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, फिर मैं इसके रिस्क फैक्टर लिखूंगा, फिर इसके मैं कॉजेज लिखूंगा, फिर इसमें सिम्टम्स लिखूंगा, फिर मैं इसकी डायग्नोज बनाऊंगा, फिर मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। ये आपकी मेडिसिन का जनरल रूल है। इससे आपको कोई भी टॉपिक ना वो भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हमने सीओपीडी के अंदर रिस्क फैक्टर्स देख लिए, तंबाकू, स्मोकिंग, पोल्यूटेंट्स, एलर्जन। आगे हम देखते हैं कि सर सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन है। बच्चों हमने देख लिया है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द अदर वन इज द एम्फीसीमा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन भाई एक टाइम के ऊपर भी हो सकती है, जो आई थिंक से काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता इस चीज का। आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से एम्फीसीमा हो सकता है और एम्फीसीमा की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एक पेशेंट के अंदर ये दोनों कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 के जो यू वर्ड है उसमें भी इसके एमसीक्यूज हैं, स्टेप 2 के अंदर भी हैं, कि अगर मेरे पास एक पेशेंट है सीओपीडी का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का या एम्फीसीमा का है, तो मतलब वो अपनी मेडिसिन बेचारा बिल्कुल ठीक ले रहा, कोई उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन सडनली क्या हुआ तो उसको ना सीवियर सिम्टम आना शुरू हो गए हैं आपकी उसकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन के। तो वो जो सडनली उस पेशेंट को सीवियर सिम्टम आना शुरू होते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं एक्साकर्बेशन ऑफ द सीओपीडी या एक्साकर्बेशन एक्यूट सिम्टम्स, कि एग्जैजरेट हो गया वो वाली कंडीशन उस पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो आपकी सीओपीडी है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा है, ये वाला पेशेंट अगर उसमें सडनली सीवियर सिम्टम आना शुरू हो जाएं, तो उसका रीजन क्या होता है। एक्यूट एक्साकर्बेशन ऑफ द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि यार एक पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है, वो अपनी मेडिसिन वगैरह ले रहा है, लेकिन सडनली क्या हुआ उसमें सीवियर सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उस पेशेंट के होना शुरू होगी, स्वेटिंग होना शुरू होगी, चेस्ट पेन होना शुरू होगी। तो ये जो एक्यूट एक्साकर्बेशन हुई ना उस पेशेंट के अंदर, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। काइंडली याद रखिएगा, अगर सीओपीडी वाले पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन या अपर रिस्पायरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से जो आपकी सिम्टम है वो क्या कर सकती हैं, एग्जैजरेट हो सकती हैं। मैं इसका आपको सिनेरियो इसी तरह बता देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई डॉक्टर जेम्स है, या डॉक्टर जेम्स तो नहीं, हमने कहना है, हम कहते हैं एक पेशेंट है जिसका नाम लेट्स सपोज जिमी है। वो पेशेंट के अंदर हिस्ट्री थी सीओपीडी की। अब क्या हुआ कि वो पेशेंट मेरे पास, अब मैं क्लिनिक में बैठा हूँ, सडनली भी मेरे पास पेशेंट आता है, सीवियर सिम्टम क्या था, उसको बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट पेन उस पेशेंट के अंदर हो रही है, हाइपरकैप्निया हो रहा है, हाइपोक्सीमिया उस पेशेंट के अंदर हो रहा है। तो मैं जब उसकी क्या कहता हूँ कि यार इसको अचानक इतनी सिम्टम्स सीवियर क्यों आना शुरू हो गई हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो उसे सीओपीडी वाले पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, या उस पेशेंट को क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा। अब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर हो और उसको ये सिम्टम एग्जैजरेट क्यों करती है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके सीओपीडी कंडीशंस को एग्जैजरेट कर सकती हैं। वो आपका वायरल इन्फेक्शन है, वो आपका अपर रिस्पायरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। इसमें से क्वेश्चन आए ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मुझे यूएस असेंबली एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट। इसमें से मुझे क्वेश्चन आया, और पता कहाँ से क्वेश्चन आया होता, मुझे इसके क्वेश्चन आया था रीड इंडेक्स से। ये इसके अंदर मैं आगे जाके आपको नोट्स में पढ़ाऊंगा। रीड इंडेक्स में से क्वेश्चन आया हुआ, तो उन्होंने डायग्राम दी हुई थी और मैंने उसको मेंशन करना था, मतलब वो जैसे पॉइंट लिखा देते हैं ABCD, कि मतलब इस पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगी, तो हमने मेंशन करना होता है। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को भाई देखते हैं सबसे पहले, ये पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम आती हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने तो बहुत कम लिखा हुआ है, डायग्नोज कैसे करना है, मैकेनिज्म क्या है, और इसके नोट्स, मतलब 3 लाइनों में इन्होंने पूरा टॉपिक को खत्म कर दिया, लेकिन नहीं। चलो बच्चों, अब हम आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से घुमा के लाते हैं, हम जरा इसको अपने तरीके से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो जी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट के अंदर किस तरह डेवलप होती है, इस बात को देखते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अब अगर किसी पेशेंट के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बच्चों डेवलप हो रहा है, तो हमें पता है कि सर क्या है
कि उस पेशेंट का किसी ना किसी रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर है, किसी ना किसी रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर है। क्योंकि हमें पता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो यार तभी होगा ना जब उस पेशेंट के अंदर कोई इलर्जन है, कोई उसके अंदर प्लूटेंट्स है, कोई उस पेशेंट के अंदर डस्ट का पार्टिकल या स्मोकिंग के कार्सिनोजिन है या टबाकू के कार्सिनोजिन कंटिन्यूसली वो पेशेंट इनटेक कर रहा है। तो पहली बात तो रिस्क फैक्टर आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देखने हैं, इसके रिस्क फैक्टर तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ आपके लिए। रिस्क फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने टॉपिक कैसे लिखना होता है। मैं आपके सामने टॉपिक पूरा लिखूंगा इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों ने कल मुझे टॉपिक लिख के सेंड किया है ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वो टॉपिक चेक करूं। बिल्कुल मतलब कि बच्चों की तरह किया है। कभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है बच्चों, सबसे पहले मैं इसके देखता हूँ रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर में बच्चों आपने लिखनी है स्मोकिंग। क्या लिखनी है? स्मोकिंग। फिर आपने लिखना है टबाकू। फिर आपने क्या लिखनी है? उसके बाद इलर्जन हमने लिखा था, कोई इलर्जन कंटिन्यूस अगर उसके साथ आपका एक्सपोजर है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है प्लूटेंट्स। ठीक है। और पांचवें नंबर पर आपने लिखनी है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट योर बुक डिडंट मेंशन। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ मैं इस चीज के ऊपर क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अब आप में से डॉक्टर चले आप थोड़ी देर बाद मेरे से क्वेश्चन करेगा, जो कि मुझे 100% श्योर है इंशाल्लाह, कि सर बहुत से लड़के स्मोकिंग करते हैं, बहुत से अंकल स्मोकिंग करते हैं, इवन दो 50-50 साल तक स्मोकिंग करते रहते हैं, लेकिन उनको सीओपीडी नहीं होता, उनको लंग कैंसर नहीं होता। इसी तरह तंबाकू का इंटेक करते रहते, इसी तरह एलर्जन के साथ एक्सपोजर है, इसी तरह प्लूटेंट्स के साथ एक्सपोजर है। तो सर दो मेरे पास पेशेंट है, एक पेशेंट और दोनों स्मोकिंग कर रहे हैं। अब उनमें से एक बंदे को 20 साल बाद लंग कैंसर हो गया, लेकिन दूसरे बंदे को नहीं हुआ। अब यहाँ तो इसका ये मतलब है कि भाई स्मोकिंग की वजह से कैंसर नहीं होता, जो इस बंदे को नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बंदे को फिर क्यों कैंसर हुआ है? तो मकसद तो ये है कि रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की वजह से बच्चों आपके अंदर कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज का होना जरूरी है बच्चों, वो होती है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। क्या? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का मतलब ये है कि भाई जिस बंदे के अंदर लंग कैंसर डेवलप हुआ है ना, उसके जीन्स के अंदर ये प्री डिस्पोजिशन थी, उसके जीन्स के अंदर ये चेंजेस ऑलरेडी मौजूद थी कि अगर इस बंदे का रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर हुआ तो इसमें लंग कैंसर हो जाएगा। इसके जीन्स ऑलरेडी म्यूटेटेड थे वो वाले। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा बंदा है कर वो भी स्मोकिंग रहा है, उसका भी रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर है, लेकिन उसमें डेवलप नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है? भाई उसके जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन नहीं है, उसके जीन्स के अंदर उस तरह की चेंजेस नहीं थी इसमें, इसलिए उस बंदे में डेवलप नहीं हुई और दूसरे बंदे के अंदर डेवलप होगी। द रीजन इज द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या लिखने हैं? रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं। रिस्क फैक्टर्स लिखने के बाद सर हम आगे लिखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या लिखने हैं आपने यहाँ पर? पैथोफिजियोलॉजी के जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये डिजीज डेवलप कैसे हुई है, तो यहाँ पर हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं जो कि मेरे ख्याल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी लेक्चर चाहे हमारा लंबा हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह हमने एक एक चीज को यहाँ पर समझना जरूर है। पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह वो जो आपके पास स्मोकिंग के कार्सिनोजिन या जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे जाके आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस काज करवाते हैं। बच्चों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है? ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन इनटू योर ब्रोंक्यूल्स। और क्रोनिक का मतलब क्या है कि सर पिछले काफी लंबे अरसे से उस पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन। लेट्स सपोज पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से उस पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या थी? इन्फ्लामेशन थी। तो जिस बंदे के अंदर इतनी लंबी हिस्ट्री हो 2-3 साल की, और वो आपके पास क्रोनिक कफ, मैं उसकी सिम्टम भी लिखाऊंगा, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ के साथ आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है, पेशेंट का वेट गेन है, उसके बाद पेशेंट डिस्निया मतलब कि इरिटेटिव है, तो वो सिम्टम हमको देखते हैं। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपने याद रखना है, क्रोनिक ये बहुत लंबी हिस्ट्री है इस पेशेंट की इस डिजीज के साथ। अब पैथोफिजियोलॉजी में बच्चों सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर लंग्स। क्या है? लंग्स है जी। अब यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर फैज जाते हैं जरा बाहर, क्योंकि चाइना में रहते हैं और इनको जरा आउटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। और आउटिंग के अंदर भाई ये बड़ा तंग है अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम सिस्टम से, तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं? ये स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं।
चाहे ये अच्छे फिल्टर वाली स्मोक इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी सिगरेट इस्तेमाल करें, बट इन्होंने क्या करी, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। अब स्मोकिंग की वजह से आप क्या करोगे बच्चों, आप थाउजेंड्स ऑफ जो कार्सिनोजिन मॉलिक्यूल्स हैं वो इनहेल करोगे अपने लंग्स के अंदर। चलो जी डॉक्टर साहब ये देख लो, आपके लंग्स के अंदर ये कार्सिनोजिन आ गए, आपके जीआईटी ट्रैक में जाएंगे, आपके ब्लड के अंदर भी जाएंगे। अब जब इसी तरह पेशेंट, जब डॉक्टर फैज ने एक दिन स्मोकिंग की तो इनको ना बड़ा सुकून मिला, उसने कहा ये तो बड़ी मजे की चीज है, तो इन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। जैसे इन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट किया, पिछले 10-15 साल से ये कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो इनके लंग्स हैं वो बेचारे क्या है, इन कार्सिनोजिन के साथ उसका एक्सपोजर हो रहा है। अब जब एक्सपोजर होगा इन कार्सिनोजिन के साथ, तो जाहिर बात है इसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, इनके ब्रोंक्यूल्स भी किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सर ये जो ब्यूटीफुल इसके ब्रोंक्यूल्स हैं वो इस कार्सिनोजिन मॉलिक्यूल के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक ब्यूटीफुल सा ब्रोंक्यूल। अब मैंने आपको बच्चों बताया था कि कितनी लेयर्स होती हैं, सर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, मिकोजल लेयर है, तो ये आगे मिकोजल लेयर आ गई। ठीक है, जिसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ऊपर भी ड्रा कर लेते हैं सेम। नंबर 2 के ऊपर क्या है सर, नंबर 2 पे है सब मिकोजल लेयर, और सब मिकोजल लेयर में क्या प्रेजेंट है सर, ब्यूटीफुल ग्लैंड्स। हियर वी हैव द ब्यूटीफुल ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और नंबर 3 सर, नंबर 3 पे थे आपके मस्कुलर लेयर, तो यहाँ पर मसल, आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए जी, जब आपके पास कार्सिनोजिन के साथ या किसी भी एलर्जन के साथ एक्सपोजर हो रहा है आपके ब्रोंक्यूल्स का, तो ये आपके जो कार्सिनोजिन्स हैं या जो जो एलर्जेंस है ये आपके इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएंगे। जब ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो एंडोथेलियल या मिकोजल लेयर है उसको इरिटेट करेंगे, उसके साथ जाके कनेक्ट होंगे, उसकी वॉल्स के साथ लगेंगे। जब ये कंटिन्यूसली इरिटेंट मॉलिक्यूल या टॉक्सिन आपकी मिकोजल लेयर के साथ लग रहे हैं, तो मिकोजल लेयर क्या करेगी, ये बेचारी मिकोजल लेयर मैसेज देगी सब मिकोजल लेयर को कि काइंडली जरा ना अपने ग्लैंड्स को कहो कि ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर सक्रीशन करे म्यूकस ग्लैंड की, ताकि हम इन एलर्जन से ना जान छुड़वा सकें। आपको पता है नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली हमें पता है म्यूकोसिलरी एस्केलेटर चलते हैं। जब भी कोई एलर्जन डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी के या लंग्स के अंदर जाता है, हमारे पास सबसे पहले तो ऊपर बने होते हैं क्या, सीलिया। ठीक है, ये सीलिया इस कार्सिनोजन को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करने के बाद हमारे पास जो मिकोजल लेयर है वो इरिटेट होगी, और वो इरिटेट होगी किसको, मैसेज देगी सब मिकोजल लेयर को। ये मिकोजल लेयर है, ये सब मिकोजल लेयर है, ये मस्कुलर लेयर है। जो आपकी सब मिकोजल लेयर है वो क्या करेगी, अपने ग्लैंड्स को कहेगी कि भाई सक्रिएट कर अपना मिकोजल सक्रीशन। तो ये जो सब मिकोजल ग्लैंड्स है ये कंटिन्यूसली बच्चों क्या करते रहेंगे, अपने म्यूकस को यहाँ पर सक्रिएट करते रहेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर सकें। अब नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, जब आपका 1-2 दफा एक्सपोजर हो या 3-4 साल तक अगर आपका एक्सपोजर हो, तो आपका ये म्यूकोसिलरी एस्केलेटर ठीक काम करता है। डस्ट पार्टिकल गया, सीलिया के साथ अटैच हुआ, इरिटेट हुआ, उसने मैसेज दिया सब मिकोजल लेयर को। सब मिकोजल लेयर क्या करती है, नीचे से म्यूकस को सक्रिएट करती है, ऊपर से आपके पास सीलिया है, नीचे से आपका म्यूकस है। म्यूकस आपके डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, सीलिया उसको क्या कर देगा, बाहर की तरफ भगा देगा। उसका काम है मूवमेंट करवाना उस पार्टिकल। तो मैं यहाँ पर पहले एक नॉर्मल सी चीज ड्रा कर देता हूँ, ये है टॉक्सिन। इस टॉक्सिन के हमने अराउंड क्या ड्रा किया है, ये है आपका म्यूकस, सारा म्यूकस। और तीसरे नंबर कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये मेरा सीलिया। सीलिया क्या करते हैं, इसको पुश करके इसको हम फिर हम इस म्यूकस को या इस कार्सिनोजन को ना बॉडी से निकाल देते हैं। यहाँ पर बॉडी को निकाल देते हैं अगर उसकी जो डोजेज है या उसकी जो अमाउंट है वो कम है। लेकिन डॉक्टर फैज साहब इनका जरा और हिसाब किताब है, इनका एक मतलब दिन में पहले 1 सिगरेट पीते थे, फिर इन्होंने 10 कर दिए। जब तक तो 1 पी रहे थे तो हमारे पास जो म्यूकोसिली एस्केलेटर था वो ठीक काम कर रहा था, वो उन कार्सिनोजिन को बॉडी से निकाल रहा था। लेकिन अब इन्होंने 10-10 पीना शुरू कर दिए, अब इन्होंने 20 पीस या पूरी पूरी जो पैक है वही पीना शुरू कर दिया। अब नंबर ऑफ जो कार्सिनोजिन है बच्चों वो इंक्रीज हो चुके हैं, नंबर ऑफ टॉक्सिन्स आपके इंक्रीज हो चुके हैं। जब वो नंबर ऑफ टॉक्सिन्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस को, क्या करेंगे, ज्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे।
अब ये ज्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस कर करके ना सबसे पहले आपके पास जो म्यूकस ग्लैंड होगा ना, इनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, इनका सॉरी इनकी पहले हाइपरट्रॉफी होगी। ये जो ग्लैंड्स है इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारे कंटिन्यूसली कार्सिनोजेंस को पकड़ने के लिए ना म्यूकस को सक्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी बाज नहीं आ रहे, इन्होंने कंटिन्यूसली स्मोकिंग जारी रखी है। अब आपके यही ग्लैंड्स है ये क्या करेंगे, क्योंकि बेचारे हमने साइज भी इंक्रीज कर लिया है, हम इतना म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन कार्सिनोजेंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो कार्सिनोजिन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। फिर उस चीज को ओवरकम करने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके इन ग्लैंड्स के अंदर चेंजेस आती हैं बच्चों, वो होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसका साइज इंक्रीज हुआ म्यूकस ग्लैंड का, अब इन म्यूकस ग्लैंड का बच्चों नंबर भी इंक्रीज हो गया। ये देखो म्यूकस ग्लैंड का नंबर भी इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज होने की वजह से और नंबर इंक्रीज होने की वजह से अब हमारे पास जो म्यूकस की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपके इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो म्यूकस की प्रोडक्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेरे पास ये ब्रोंक्यूल है, इस ब्रोंक्यूल के अंदर अब क्या हो चुका है, देखो ये जो इसके एंडोथेलियल सेल्स थे ना, इनके सीलिया की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, सीलिया तबाह बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है वो जो स्मोकिंग है वो स्मोकिंग सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आपके पास जो सीलिया थे वो आपके पास इनको मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल और म्यूकस उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेड से मैं ड्रा कर रहा हूँ टॉक्सिन्स, ठीक है, और दूसरे कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ म्यूकस को। ये जो मैं ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ ये आपका म्यूकस प्रोडक्शन, और ये म्यूकस प्रोडक्शन इतनी ज्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि सर कार्सिनोजिन बहुत ज्यादा थे, और जिसकी वजह से जो हमारे म्यूकस ग्लैंड थे इनका हाइपरट्रॉफी भी होगी, इनका हाइपरप्लेजिया भी हो गया। लेकिन बच्चों मसला ये है कि सर हमारे पास सीलिया नहीं है, सीलिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब सीलिया डिस्ट्रॉय हो चुका है हो जाएगा तो हम इस म्यूकस को क्या करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर नहीं एक्सेल कर पाएंगे। जब आप इसको बॉडी से बाहर एक्सेल नहीं कर पाओगे, ये म्यूकस आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जब ये म्यूकस आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि सर इसके ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। देखो काइंडली देखिएगा, अब मैं कह सकता हूं कि सर इस पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहां पर म्यूकस की अकेमुलेशन की वजह से बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया है, अब आप एयर को क्या करोगे, आसानी से बाहर यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। देखो ना एक साइड की तरफ तो ये नॉर्मल है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये नॉर्मल ब्रोंकस है, मैं लिख भी देता हूँ ये नीचे, ये नॉर्मल है। ये मेरे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है। अब नॉर्मल वाले के अंदर तो ठीक है, सारा कुछ उसके सेल ठीक है, सीलिया ठीक है, म्यूकस को वो सही से बाहर निकाल रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है। लेकिन ये पेशेंट जिसने स्मोकिंग की है, जिसके अंदर क्रोनिक मतलब के म्यूकस बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया, जब म्यूकस डिपॉजिट होगा तो बच्चों वहां से एयर एक्सेल नहीं होगी, जब एयर एक्सेल नहीं होगी वो आपके लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी, और जब एयर ट्रैप होगी आपके लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। जब लंग वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएंगे तो पेशेंट के अंदर फिर हमें डिफरेंट टाइप्स की सिम्टम्स मिलेगी, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो ये बच्चों आपने पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी, ये कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, प्लूटेंट्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या आपके पास कोई भी मतलब के इलर्जन हो सकते हैं जो आपके इरिटेट करेंगे बार बार म्यूकोजल लेयर को, जिसका रिस्पॉन्स हमारे पास ये होता है। और जो स्मोकिंग वाले पेशेंट उनके अंदर यही चीज होती है। ये थी बच्चों पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के साथ ही कर लेते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब हुआ सर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। नजर आ गई आपको म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रही है, आपके ग्लैंड्स का नंबर बढ़ गया, आपके ग्लैंड्स का साइज बढ़ गया, सीलिया ऊपर से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो म्यूकस आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर होती है, ये काइंडली याद रखिएगा, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ सर, कि हमारे पास एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन काज द ऑब्स्ट्रक्शन, काज द ऑब्स्ट्रक्शन, किस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन बच्चों, इन द एक्सलेशन, द एक्सलेशन ऑफ एयर
फ्रॉम लंग्स इनटू इनवायरमेंट। ठीक है, तो ये था बच्चों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की ना पैथोफिजियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा इसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स। आज आपको मैंने टॉपिक लिखना भी सिखा देना है भाई, आगे जाके आपको लिखने पड़ेंगे टॉपिक राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप में से जो किप्स में पढ़े हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से आती होंगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिखनी, मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छा हमने टॉपिक ये मतलब टॉपिक लिखा जाएगा इंशाल्लाह। लेक्चर समझ भी आ जाएगा और आपका टॉपिक भी राइटिंग हो जाएगी और आपको आगे से नोट्स बनाना भी आ जाएंगे। बच्चों अब हम देखते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आएंगी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, वो है म्यूकस प्रोडक्शन। इस पेशेंट के अंदर आपको नजर आएगी प्रोडक्टिव कफ। क्या है? प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। जब बच्चों प्रोडक्टिव कफ होगी ना हमारे पास, प्रोडक्टिव कफ की वजह से आपको मैंने बताया हुआ है ना कि जो आपका स्पूटम होता है ना, और चलो मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर देता हूँ। प्रोडक्टिव कफ, और कफ के अंदर आप क्या चीजें एक्सक्रीट करें बाहर, वही म्यूकस, वही एलर्जन। तो यहाँ पर मेरे पास म्यूकस है, और म्यूकस किस चीज से मिलकर बनता है? जी एनीवन, म्यूकस किस चीज से मिलकर बनता है? अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये किस चीज से बना होता है आपका म्यूकस? म्यूटेंट सर। किससे? म्यूटेंट। म्यूकिन, मतलब प्रोटीन की बात करो। ठीक है जी, आपका जो म्यूकस बनता है बच्चों वो प्रोटीन से बनता है, वो प्रोटीन से बनता है। अब ये जो भी बंदा, ये इसमें सिर्फ सीओपीडी या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात नहीं कर रहा, अगर किसी बंदे की बॉडी में लंग्स में एक्टिव इन्फेक्शन है, म्यूकस की प्रोडक्शन वो बहुत कर रहा है बच्चों, म्यूकस प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसका मतलब वो बंदा अगर म्यूकस में आपकी बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल रहा है ना, तो वो अपनी बॉडी से प्रोटीन्स को निकाल रहा है, वो ज्यादा प्रोटीन को यूटिलाइज कर रहे हैं और ज्यादा प्रोटीन को वो वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो ज्यादा प्रोटीन को वेस्ट करेगा, यूटिलाइज करेगा, तो उसकी बॉडी के जो मसल्स है, मसल से प्रोटीन निकलेगी और पेशेंट का जो वेट लॉस हो जाएगा। मेन चीज है जो उसका बॉडी मैस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स प्रोटीन्स की यूटिलाइजेशन की वजह से इस पेशेंट का जो बॉडी मैस होता है, बॉडी मैस क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तो आपने देखना है ये बेचारे जो पेशेंट्स होते हैं फूले होते हैं, वैसे ही इस तरह फूले होते हैं, लेकिन इनका बॉडी मैस कम होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्टिव कफ है, ये स्पूटम को बॉडी से ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, वो स्पूटम प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब प्रोटीन क्योंकि यूटिलाइज हो रही है तो अपने मसल्स की तरफ वो प्रोटीन नहीं जा रही, हम उसको यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें तो मैंने खुद फील की हुई है कि मुझे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था बहुत हैवी किस्म का, और उन दिनों के अंदर जो मेरा वेट था वो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो उसका रीजन ये था क्योंकि मैं प्रोटीन को बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ द स्पूटम। तो पहली जो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मिलती है वो है प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे। बच्चों आपने याद रखना है डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये पेशेंट हमारे पास आएंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है सर? वी नो दैट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये पेशेंट एक्सेल नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, और अगर एक्सेल नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्ली इंस्पायर भी नहीं करता होता। तो अगर ये प्रॉपर्ली एक्सेल नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं करेगा, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी। गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया। और दूसरे नंबर क्या होगा? हाइपर कैपनिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है व्हेन एवर देयर इज हाइपर कैपनिया, जब भी बच्चों हाइपर कैपनिया होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर होगी, तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती होती है? जाकर एसिडिक की नेचर है, सबसे पहले तो ये पीएच को ड्रॉप करेगी, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, ये आपके पास रिस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगी, और रिस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा? आपकी रिस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्निया की सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, दो चीजें होगी यहाँ पर। तीसरे नंबर सर ये पेशेंट किन सिम्टम के साथ आएगा? आपको बच्चे इस पेशेंट में मिलेगी साइनोसिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या मिलेगी? साइनोसिस। And I hope so now you understand why there is a cyanosis in the patient of the chronic bronchitis. The reason is hypercapnia. एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो साइनोसिस होती है ना, जो ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से होती है,
ऑक्सीजन अगर कम भी हो जाए ना तो उसकी वजह से नहीं होती, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो यहाँ पर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, हाइपर कैपनी हो रही है, तो पेशेंट के अंदर साइनोसिस भी आपको नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर क्या इसके अलावा कोई और चीज सिम्टम भी हमें इस पेशेंट के अंदर नजर आते हैं? सो द आंसर इज यस बच्चों, हमें इस पेशेंट के अंदर नजर आता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, चलें जी, आप में से अब मुझे कोई बताएगा व्हाई देयर इज अ पॉलीसाइथीमिया इन दिस पेशेंट ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कि भाई इस पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया का क्या ताल्लुक आ गया है, इसमें पॉलीसाइथीमिया कैसे होगा? यूवर्ड का एमसीक्यू चाहिए सर जी ऑक्सीजन डॉक्टर। कम है ना, सर तो इसके आरबीसी अंदर हाइपोक्सी होगा। इसको हाइपोक्सिया हो रहा है? सर इसको हाइपोक्सिया हो रहा है और जिसकी वजह से रीनल मतलब किडनी को ये लगेगा कि ब्लड का फ्लो कम है, जिसकी वजह से वो फिर जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होगा। वेरी गुड, कि चूंकि सर यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेंशन आप कर चुके हैं कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हाइपोक्सीमिया, कि जो उसका पार्शियल प्रेशर इन ब्लड है वो कम है, तो आपकी किडनी की तरफ ब्लड कम जाता है, और हमने कहा था किडनी इज वेरी सेंसिटिव, तो जब किडनी की तरफ कम ब्लड जाएगा तो वो किडनी क्या करेगी, उसे लगा कि शायद नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम है, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगी। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से किडनी की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो कम है, ऑक्सीजनेटिव ब्लड कम है, चलो ये लिख लो, ब्लड कम, चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद किडनी क्या करेगी, किडनी यहाँ से रिलीज करेगी एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, और बच्चों ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा जाकर, सर ये एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाएगा, और बोन मैरो को क्या करेगा, चल भी बोन मैरो हिमेटोपोइसिस इंक्रीज कर दे, तो आपकी बोन मैरो हिमेटोपोइसिस को इंक्रीज कर देगी, हिमेटोपोइसिस, तो जब हिमेटोपोइसिस होगी द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज, तो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जब रेड ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, एचबी आपकी 17 से या 18 से ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द पॉलीसाइथीमिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या रखनी है, सिम्टम्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स याद रखनी है, कौन से पेशेंट के अंदर सर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी, और हमने क्या लिखना है, क्योंकि आपने इसकी सिम्टम्स देखनी है, इसके बाद आप इसका करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपने दो चीजें याद रखनी, ये पेशेंट के अंदर आपको नजर आएगा ब्लू ब्लड टेस्ट, हम कहते हैं ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को क्या कहते होते हैं, ब्लू ब्लड टेस्ट। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा ब्लू ब्लड टेस्ट क्या होते हैं? वैसे चले मैं पहले आपकी थिंकिंग तो लूं पहले, व्हाट इज द ब्लू ब्लड टेस्ट जी स्टूडेंट्स, व्हाई वी कॉल क्योंकि द, फिर इनके अंदर हेरेडिटरी फेलियर होता है, जिसकी वजह से हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सिया होता है, इसकी वजह से इनके अंदर साइनोसिस और डिजिटल क्लबिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए इसको हम ब्लू ब्लड कहते हैं। ब्लू का मतलब तो साइनोसिस हो गया, ब्लड टेस्ट का मतलब क्या होता इनके अंदर अडीमा वगैरह हो जाता है इस वजह से। है? यस, इन पेशेंट्स का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये पेशेंट ना फूले फूले जैसे वो एडीमिक की कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं ना, ये आपको वैसे प्रेजेंट करेंगे। अब इनमें ना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं शायद इनका बॉडी मास इंक्रीज हो जाता है, बॉडी मास इंक्रीज नहीं होता इनका, इन पेशेंट्स के अंदर एडीमा हो जाता है। ठीक है, अब वो एडीमा के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वेजोडाइलेशन काज करती है, जब वो वेजोडाइलेशन होती है आपके एंडोथेलियल सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जब वो सेपरेट होते हैं जो आपका ब्लड है वो इंट्रावस्कुलर से एक्स्ट्रा वस्कुलर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें एडीमा नजर आता है। ठीक है, तो बच्चों ब्लू ब्लड टेस्ट का मतलब होता है, ब्लू का मतलब है सायानोसिस, कि इन पेशेंट की जो बॉडी है वो हमें ब्लू कलर की नजर आती है, और ब्लड टेस्ट का मतलब होता है, मतलब कि स्वेलिंग कह लो या मैं एडिमा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमें ब्लू भी नजर आते हैं और इनकी बॉडी हमें फुली फुली भी नजर आती है। इसके कंपैरिजन में जो आपके पास एम्फीसीमा के पेशेंट्स होते हैं ना, वो उनको हम पिंक पफर्स कहते हैं, कि उनकी स्किन आपको रेड नजर आती है और उन बेचारों का वेट बहुत कम हुआ होता है, वो ऊपर से पफिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये चीज नोटिस करनी है, ये हमने इंस्पेक्शन में चले कर लिए। आगे हम करेंगे ऑस्कल्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, और रिस्पिरेटरी में मेडिसिन के अंदर जाके भी हम ये बात डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होगी ऑस्कल्टेशन। क्या आपको पता होना चाहिए क्रैकल्स कब प्रोड्यूस होते हैं,
उसके बाद रोंकाई कब प्रोड्यूस होते हैं, व्हीजिंग कब प्रोड्यूस होती है, वो सारी चीजें आपने बच्चों सुननी भी है और उनको डिफरेंशिएट भी करना है और आपको पता भी होना चाहिए कौन सी कंडीशन में क्या चीज आपको मिलती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट का जब आपने ऑस्कल्टेशन करनी है तो आपको वहां पर क्या क्या चीज नजर आएगी। सबसे पहले व्हीजिंग, और आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि व्हीजिंग बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, चाहे वो एम्फीसीमा के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रही है, चाहे वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रही है, चाहे वो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हो रही है, जब भी ब्रोंक्यूल्स के अंदर बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसका ल्यूमन का एरिया कम होगा तो हमें पेशेंट के अंदर व्हीजिंग सुनाई देगी। समझ रहे, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, इवन दो नमूनिया वाले पेशेंट्स के अंदर आपको व्हीजिंग सुनाई दे रही होती है, क्योंकि वो जो पस उनके अंदर बनती है, वो पस अगर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ना तो उसका ल्यूमन कम होता है और जब वहां से एयर पास होती है तो वो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप अभी आप विजनिंग कैसे करते हो, आप अपने लिप्स के ल्यूमन को कम करते हो, ऐसे ना, ऐसे ल्यूमन आप उसका ल्यूमन कम करते हो और वहां से आप फोर्सफुली एयर को पास करते हो, तो जब एयर वहां से फोर्सफुली पास होती है तो वो क्या कर देती है, वहां से साउंड प्रोड्यूस कर देती है। तो इसी तरह चूंकि यहाँ पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है इस पेशेंट को, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है, म्यूकस डिपॉजिट हुआ है, ल्यूमन हमारे पास कम हुआ है, तो इस पेशेंट के अंदर आपको क्या नजर आएगी बच्चों, व्हीजिंग साउंड आपको यहाँ पर सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर ऑस्कल्टेशन के ऊपर जरूरी नहीं कि व्हीजिंग साउंड ही हमें सुनाई दे, इसके अलावा भी हमें कुछ फाइंडिंग्स नजर आती हैं, दैट इज अ क्रैकल्स। क्या है, क्रैकल्स। देखो बच्चों क्रैकल्स का मैं साउंड आपको कैसे बताऊं कि जैसे कोई चीज, मतलब ऐसे समझो कि जैसे आपको साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कोई चीज क्रैक कर गई है, जैसे कोई चीज टूट गई है, तो इसी तरह जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं ना, तो जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, देखो ये ब्रोंक्यूल्स ऊपर से होते हैं बंद इस तरह, तो जब आप पीछे से प्रेशर लगाते हो ना, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब कि वहां पे ये ओपन होते हैं, ऐसे ओपन होके पीछे की तरफ जाते हैं। जब ये ओपन होके पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो बच्चे तब हमें ये क्रैकिंग साउंड क्या है, ये सुनाई देता होता है। ठीक है, तो व्हीजिंग आपको सुनाई देगी, आपको यहाँ पर क्या है, क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन सी इन पेशेंट्स ऑफ द ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्लू ब्लैडर्स हैं, व्हीजिंग और क्रैकल साउंड हमें स्पेसिफिकली सुनाई देते हैं ऑन ऑस्कल्टेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमने इसका डिस्कस कर लिया है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, रिस्क फैक्टर्स हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा हमने इस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिस्कस कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं कुछ डायग्नोसिस की तरफ, जो तीसरी चीज हम मेडिसिन के अकॉर्डिंगली करते हैं। हम अब इस पेशेंट का करना है डायग्नोस। अब डायग्नोस करने के लिए हमारे पास होता है सीबी क्राइटेरिया, मैं तो इसको सीबी क्राइटेरिया कहता हूँ, आप भी इसका कोई नाम दे लीजिएगा, किसी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे इसको कहता हूँ, मतलब याद रहता है इस तरह। सीबी क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों, सीबी क्राइटेरिया मेरे मुताबिक वो है कि जो जो आपकी बुक ने वैसे लिखा हुआ है, मैंने जैसे उसको नाम दिया है। अगर कोई पेशेंट आपके पास है, वो किस हिस्ट्री के साथ आ रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ना पिछले 2 सालों में हर महीने, मतलब 2 सालों में, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 2024, वो कहता है कि डॉक्टर साहब 2024 के अंदर ना मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने मुझे कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव कफ आती रही। फिर कहता है डॉक्टर साहब 2025 में भी ना मुझे जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कंटिन्यूसली 3 महीने प्रोडक्टिव कफ आती रही। तो अगर कोई पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है कि उस पेशेंट के अंदर मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा क्या आती है, उसको प्रोडक्टिव कफ आती है, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कफ आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आती है। और ये कितनी इसके कितने एपिसोड्स होने चाहिए, इसके एपिसोड एटलीस्ट 2 ईयर्स होने चाहिए, या 2 ईयर से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 2 साल, मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि 2024 में उसको 3 महीने प्रोडक्टिव कफ आई है, फिर ठीक हो गया, फिर 2025 में उसको 3 महीने प्रोडक्टिव कफ आई है, तो फिर हमारे पास पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं है, उसने आपका क्राइटेरिया फुलफिल्ड कर दिया है कि ये पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है, क्योंकि इतने 3 महीने तक आपको प्रोडक्टिव कफ आना, इट्स नॉट अ मतलब इजी टास्क। इसका मतलब देयर इज समथिंग डेंजरस दैट इज हैपनिंग इन द लंग्स ऑफ दिस पेशेंट। तो ये आपने पहला, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, सीबी क्राइटेरिया, आपने यहाँ पर याद रखना। ठीक है, सीबी क्राइटेरिया, और इसमें हमने मोर देन 3 मंथ्स और मोर देन 2 ईयर्स आपके पास कंटिन्यूसली पेशेंट प्रोडक्टिव कफ के साथ प्रेजेंट करो। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोस हम कैसे करना है बच्चों, हमने डायग्नोस करना है इसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से। पहले नंबर पे सीबी क्राइटेरिया,
दूसरे नंबर पर आपने इस पेशेंट के क्या करने हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर आपको क्या मिलना है सर, जो FeV1 बटा FVC की रेशियो है वो मुझे लेस देन 80% मिलनी है। वो 80% से क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। इसके अलावा बच्चों तीसरी चीज हम देखते होते हैं, दैट इज अ रीड इंडेक्स। जो मैंने आपको बताया था, मुझे क्वेश्चन भी आया था, ये हमने देखना है बच्चों, रीड इंडेक्स। अब सबसे पहले तो रीडिंग इंडेक्स होता क्या है बच्चों, रीडिंग इंडेक्स के अंदर ना हम देखते हैं रेशो। किस चीज की रेशो देखते होते हैं, हम देखते हैं आपकी वॉल्स की थिकनेस की रेशो। मतलब एक तरफ हम देखते हैं सिर्फ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स जहाँ पर प्रेजेंट, देखो मैं यहाँ पर ड्राई कर देता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज ये है मेरे पास म्यूकोजल लेयर, ये है आपकी म्यूकोजल लेयर। ठीक है, आपको पता है म्यूकोजल लेयर के ऊपर यहाँ पर सीलिया होते हैं इस तरह। इसके नीचे क्या है सर, म्यूकोजल लेयर के नीचे है सब म्यूकोजल लेयर। तो अब ये आपकी आ गई सब म्यूकोजल लेयर। ठीक है, सब म्यूकोजल लेयर में क्या है आपके ब्यूटीफुल ग्लैंड्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये थी मेरे पास म्यूकोजल लेयर, नंबर 2 पे ये थी मेरे पास सब म्यूकोजल लेयर, और नंबर 3 पे बच्चों है मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये आ गई आपकी मस्कुलर लेयर। वैसे नंबर 4 पे अगर आपने लिखना है ना, तो हमारे पास यहाँ पर ना कार्टिलेजिस भी होती हैं। तो ये आपकी कार्टिलेजिस आ गई। अब रीड इंडेक्स के अंदर ना हमने बच्चों कंपेयर करनी होती है दो चीजें। एक साइड की तरफ आपने लेनी है सब म्यूकोजल थिकनेस, यहाँ पर नंबर 1 कि जो आपके सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं इनकी आपने थिकनेस लेनी है, और दूसरे नंबर पर आपने थिकनेस लेनी है इस पूरी लेयर की, इसे पूरी लेयर की आपने थिकनेस लेनी होती है। और इन दोनों को बच्चों हमने फिर कंपेयर करना होता है। मैं ऊपर लिखता हूँ सब म्यूकोजल लेयर एक साइड पे, सब म्यूकोजल लेयर बच्चों आपने ली, और फिर आपने उसको क्या किया, डिवाइड किया। किस चीज से आपने डिवाइड करना, फुल थिकनेस, फुल थिकनेस। अब नॉर्मली बच्चों ये जो रेशियो हमारे पास आती है ना, वो होती है लेस देन 0.4, मतलब ये इतनी होती है लेस देन 0.4। ये नॉर्मल है, ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में करो तो ये बनती है 40%। इन दोनों की रीडिंग इंडेक्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 40%। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर ये रेशियो आती है मोर देन 50%, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है कि ये रेशियो आती है 0.5% से ज्यादा, या मोर देन 50% से ये रेशियो हमें ज्यादा मिलती है। अब यार ये ज्यादा क्यों हो रही है, ये ज्यादा क्यों हो रही है सर, द रीजन इज दैट द नंबर ऑफ द म्यूकोजल ग्लैंड्स इन द सबम्यूकोजल लेयर एंड द साइज ऑफ द सबम्यूकोजल ग्लैंड्स इन द सबम्यूकोजल लेयर दोनों बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट होते हैं ना, उनकी जो थिकनेस होती है ना ये वाली लेयर की, वो बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बताया वो नोमिनेटर के अंदर कोई चीज बढ़ेगी तो आपकी जो रिजल्टेंट रेशियो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो सब म्यूकोजल लेयर की थिकनेस बढ़ी एज कम्पेयर टू द होल थिकनेस, तो हमारे पास जो रीड इंडेक्स होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है, जो आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। कितनी चीजें हो गई बच्चों, रीड इंडेक्स हो गया। फिर हम देखते हैं चौथे नंबर पर एक और चीज, वो हमारे पास है DLC, डिफ्यूजन लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी यूवर्ल्ड का एमसीक्यूज है कि DLC, वैसे इसकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको। DLC का मैं आपको सिंपल सा याद रखने का तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास जो एलोविलाई है वो नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब है आपका DLC नॉर्मल होगा। अगर आपकी एलोविलाई में कोई प्रॉब्लम है तब आपके पास जो डिफ्यूजन लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना वो फिर कम हो जाती है, फिर वो इतना डिफ्यूज नहीं कर पाती। आपको पता है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू नो दैट इन पेशेंट द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस until now there is a no change in the एलोविलाई। सर एलोविलाई में तो हमने कोई चेंज नहीं पड़ी। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पर जाती है आपके एलोविलाई के अंदर, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, इजीली डिफ्यूज हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन देख लेते होते हैं, तो वो डिफ्यूजन आपको नॉर्मल नजर आती है। और ये आपका समझो एक और एमसीक्यू सॉल्व हो गया है यूवर्ल्ड का, नॉर्मल DLC। जब भी आपकी एलोविलाई का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, वो किसी भी रीजन की वजह से, वो एम्फीसीमा के अंदर हम पढ़ेंगे, तो तब ये DLC अफेक्टेड होता है, बाकी ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो DLC भी हमने ये सर ये 4 चीजें आपने
याद रखनी होती हैं जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को आपने डायग्नोज करना होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा था सर, यहाँ पर हमने देखा है सीबी क्राइटेरिया। सीबी क्राइटेरिया में समझ आ गया कि 2 साल से 2 सालों के अंदर उस पेशेंट के अंदर कंटिन्यूसली 3 मंथ से ज्यादा प्रोडक्टिव कफ आनी चाहिए, पेशेंट के अंदर पीएफटी 80% से कम होनी चाहिए, रीड इंडेक्स उस पेशेंट का 50 से ज्यादा होना चाहिए, डीएलसी उस पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए, वो पेशेंट हमारे पास बनता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। ठीक है सर, अगर आपने इतना कुछ बता ही दिया है तो काइंडली अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो इसका ट्रीटमेंट भी तो बता दें। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, वैसे मेडिसिन में मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, तो चले वैसे 2-3 चीजें लिख लें बच्चों। सबसे पहले इसका जो इरिटेंट है ना उसको खत्म करो, जो हमारे पास अंडरलाइन काज। मैं मेडिसिन जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले जहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको ये कहता हूँ अंडरलाइन काज को पहले विड्रॉ करो, स्मोकिंग छुड़वाओ उस पेशेंट को पहले। ठीक है, उसके बाद उस पेशेंट के आओ कि यार इसकी ना जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर इन्फ्लामेशन, वहां पर म्यूकस इकट्ठा है ना, तो मैं ब्रोंकोडायलेटर्स देके जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवाता हूँ। तो दूसरे नंबर बच्चों आप इसको क्या दो, ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ चूंकि वहां पर इन्फ्लामेशन भी हो जाती है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं। यहाँ पर हम स्टीरॉइड भी दे सकते हैं, जैसा कि आप मतलब कि प्रेडनिसोलोन दे सकते हो। और वैसे जो स्पेसिफिक होते हैं ना रिस्पिरेटरी के अंदर हम यूज करते हैं, जिसके आपको ये इनहेलर्स भी मिलते हैं, वो ब्यूडीसोनाइड के होते हैं। ठीक है, तो हम तीसरे नंबर पर स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी इसके अंदर होती है वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट सर बुटासोनाइड प्लस इप्राट्रोपियम भी दे सकते हैं, वो उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट होते हैं। सालबुटामोल बाज़ का उसमें ऐड कर देते हैं, बाज़ का इप्राट्रोपियम इस्तेमाल कर देते हैं, और बाज़ का वो जो ब्यूडीसोनाइड होती है वो सिंपल भी होती है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिविलिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये बड़े कॉम्बिनेशन है डॉक्टर साहब, बड़े कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे। तो आगे बच्चों आगे चेस्ट फिजियोथेरेपी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बंदे में आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी, मैंने मेडिसिन वालों को बताया भी था कैसे आपने फिजियोथेरेपी इसकी करनी है। ठीक है, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बंदे के लंग्स के अंदर ना म्यूकस डिपॉजिट हुआ हुआ है, तो उसके निकालने के लिए आपने इसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी। ठीक है, तो इस तरह ये पेशेंट हमारे पास क्या हो गया बच्चों, उसको हमने ट्रीट भी कर लिया। वैसे टोटली ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट इस पेशेंट के अंदर चलता रहता है सारी जिंदगी। तो ये था आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। अब हम आते हैं कि आपकी बुक ने क्या लिखा है इसके बारे में, लेट्स स्टडी दैट। सबसे पहले आपकी बुक कहती है कि क्लिनिकल डायग्नोज करना है। भाई क्लिनिकल डायग्नोज का क्या मतलब है, सिम्टम की बेस के ऊपर आपने करना है। आगे वो आपको बताते हैं जी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है, प्रोडक्टिव कफ मोर देन 3 मंथ्स, मोर देन 2 कंसेक्टिव ईयर्स, मैंने आपको बता दिया है। पेशेंट आता क्या है, डिस्निया के साथ, विजिंग के साथ, क्रैकल्स के साथ, ड्यू टू द म्यूकस, वो भी बता दिया है। साइनोसिस वो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हमने कहा था कि सर पेशेंट आता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया के साथ, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसने बताया कि सर ये जो आपके पास एपिथेलियम होती है ना, इसका मेटाप्लेजिया हो जाता है, लीड्स टू द मेटाप्लेजिया ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इनटू द स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो म्यूकस बार बार इरिटेंट के एक्सपोजर की वजह से ना, जैसे आप गर्ड के अंदर देखते हो कि गर्ड के अंदर ना बैरेट एसोफेगस बन जाती है, उसकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है, उसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ना इरिटेंट से एक्सपोजर की वजह से जो आपकी एपिथेलियम होती है ना वो चेंज हो जाती है। और वो चेंज क्यों होती है, वो उस चीज को ना कंपनसेट करने के लिए, जैसे गर्ड के अंदर एसिडिक रिफ्लेक्स होता है ना, तो एसिडिक रिफ्लेक्स को कंपनसेट करने के लिए वो जो आपके पास लेयर होती है वो कलमनर बन जाती है, क्योंकि जो कलमनर लेयर होती है वो एसिड को ज्यादा बियर कर लेती है। इसी तरह यहाँ पर जो स्टूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्क्यूमस एपिथेलियम के अंदर, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड होता है मल्टीपल लेयर्स, तो ये जो मल्टीपल लेयर्स स्क्यूमस एपिथेलियम होती है ना बच्चों, ये ज्यादा इरिटेंट्स को क्या कर सकती है, फेस कर सकती है, इसलिए इसकी कन्वर्जन हो जाती है। बट ये कन्वर्जन हमारे लिए खतरनाक होती है, क्योंकि जहां पर भी मेटाप्लेजिया होता है, अगर वो मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाए सो इट कैन लीड टुवर्ड्स द कैंसर। तो यहाँ पर लिख लें, अगर ये मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल नंबर ऑफ सेल्स, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट एट रिस्क टू हैव लंग कैंसर। आगे सर मैकेनिज्म क्या है, देखो इन्होंने एक लाइन में सारा मैकेनिज्म इन्होंने खत्म कर दिया। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द ब्रोंकाई। तो वही बात हमने इतनी डिटेल में डिस्कस की है, अब आपको ये चीज समझ आती होगी। ठीक है, आप कहते हो बायो को सर जो फर्स्ट एड है वो फर्स्ट एड मतलब ऐसे ही समझ आ जाती भाई, पूरी ये तो अभी स्टार्ट है।
मैं कहता हूँ अभी तो जो फर्स्ट एड के असल कंसेप्ट है ना वो छुपे हुए हैं आपकी एंडो के अंदर। बहुत मजा आएगा जब उसके एक एक वर्ड के अंदर पीछे पीछे मैं आपको पूरी कहानियां बताऊंगा कि हाइपोथायरॉइडिज्म है, कोल्ड इंटॉलरेंस क्यों है, एमिनोरिया क्यों है, बीपी क्यों कम है। तो इसी तरह मतलब हर चीज के पीछे रीजन होती है। क्योंकि रिस्पायरेटरी में कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना हम क्या करें उस चीज का हम एक पूरा विजुलाइज अपने माइंड के अंदर ना एक पाथवे क्रिएट करें। अच्छा, इरिटेंट आया, म्यूकस के साथ लगा, इरिटेट हुई, म्यूकस का साइज इंक्रीज हुआ, उसका नंबर इंक्रीज हुए, सीलिया डिस्ट्रॉय हुए, म्यूकस डिपॉजिट हो गया। और जब म्यूकस डिपॉजिट होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक हो जाएगी तो पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है नोट्स। नोट्स में उन्होंने क्या लिखा है, रीड इंडेक्स, इंक्रीज रीड इंडेक्स। मैंने आपको बता दिया ना रीड इंडेक्स क्या है, थिकनेस ऑफ द म्यूकोजल ग्लैंड्स लेयर टू द थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। वही बात है कि आपने जो म्यूकोजल लेयर है ना, सब म्यूकोजल, उसको एक साइड पे लेना है और दूसरी साइड पे आपने पूरी बॉल को लेना है और दोनों को कंपेयर करना और उनकी रेशियो देख लेनी है। नॉर्मली ये रेशियो क्या होती है, 40% से कम होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ये रेशियो 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बच्चों पेशेंट, ये था इस पेशेंट की प्रेजेंटेशन, ये थे पल्मोनी फंक्शन टेस्ट, ये था इस पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। एक टॉपिक के ऊपर हमें एक तकरीबन 1.25 घंटा लग गया। ठीक है, लेकिन मकसद ये कि आपकी मेडिसिन भी यहाँ पर कवर होगी। अब आपको मेरा नहीं ख्याल कि इसकी मेडिसिन जाके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल एम्फीसेमा को पढ़ेंगे और एम्फीसेमा के साथ आगे जो आई थिंक एस्थमा है और ब्रोंकाइटिस, वो छोटे छोटे हैं, आगे वाले छोटे हैं, इसका थोड़ा सा ना ज्यादा छोंच लें, इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड चीजें। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।